उन्होंने हैरी की गर्दन को और ऊपर उठाया, जिससे उसका मुंह छत की तरफ हो गया। फिर वे फुसफुसाकर बोली, तुम्हें क्या लगा कि ऑफिस में दो स्वर्ण खोजियों के घुसने के बाद मैं तीसरे स्वर्ण खोजी को बिना किसी जानकारी के घुसने दूंगी? मूर्ख लड़के। उसके बाद मैंने दरवाजे के चारों तरफ गुप्त चेतावनी यंत्र लगवा दिए थे। उसकी छड़ी ले लो, उन्होंने किसी से कहा, जिसे वो नहीं देख पाया। उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके दुशाले की सीने की जेब से भीतर से छड़ी निकाल ली। उसकी भी। हैरी को दरवाजे के पास से झूमा झटकी की आवाजें आईं और वो समझ गया कि हरमाइनी की छड़ी भी छुड़ा ली गई थी। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे ऑफिस में क्यों घुसे थे, अम्बरिज ने कहा और उसके बालों को पकड़कर जोर से हिलाया, जिससे वो लड़खड़ा गया। हैरी ने कहा, मैं मैं अपनी फायर बोल्ट लेने की कोशिश कर रहा था। झूठे, उन्होंने उसका सिर दोबारा हिलाया। तुम अच्छी तरह जानते हो पॉटर कि तुम्हारी फायर बोल्ट कड़ी निगरानी में तहखाने में रखी है। तुम्हारा सिर मेरी अंगीठी में था। तुम किससे बात कर रहे थे? किसी से भी नहीं, हैरी ने उनसे छूटने की कोशिश करते हुए कहा। उसे महसूस हुआ कि उसके कुछ बाल उसकी खोपड़ी से उखड़ गए। झूठे, अमृत चिल्लाई। उन्होंने उसे दूर फेंक दिया, जिससे वो जाकर डेस्क से टकराया। अब उसे दिख रहा था कि हरमाइनी को मिलिसेंट बुलस्ट्रोड ने दीवार से टिका रखा था। मेलफॉय खिड़की की चौखट से टिककर मुस्कुरा रहा था और हैरी की छड़ी हवा में उछालकर उसे कैच कर रहा था। बाहर हलचल सुनाई दी और नागशक्ति के कुछ लंबे तगड़े विद्यार्थी अंदर आए, जिन्होंने रॉन, जिनी, लूना और हैरी को यह देखकर आश्चर्य हुआ नेविल को पकड़ रखा था। क्रेब नेविल की गर्दन पकड़े था और ऐसा लग रहा था कि उसका दम घुटने वाला था। उन चारों के मुंह में कपड़े ठूंसे थे। इन सबको पकड़ लिया, वॉरिंगटन बोला, जिसने रॉन को कमरे में आगे धक्का दिया। इसने उसने नेविल की तरफ अपनी मोटी उंगली दिखाते हुए कहा, इसने मुझे उसे पकड़ने से रोका था। उसने जिनी की तरफ इशारा किया, जो अपने को पकड़ने वाली नागशक्ति की बड़ी लड़की के पैरों पर लात मारने की कोशिश कर रही थी। इसलिए मैं इसे भी ले आया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, अम्बरिज ने जिनी को संघर्ष करते देखकर कहा। ऐसा लगता है कि अब हॉगवर्ट्स में एक भी बिजली नहीं बचेगा, है ना? मेलफॉय चमचागिरी करते हुए जोर से हंसा। अम्बरिज आत्मसंतुष्टि से मुस्कुराई और छींट वाले कवर से ढकी कुर्सी पर बैठ गई। किसी फूलों की क्यारी में बैठी मेंढकी की तरह वे अपने कैदियों को देखकर पलकें मिचमिचाती रहीं। उन्होंने कहा, तो पॉटर, तुमने अपने जासूस मेरे ऑफिस के चारों तरफ तैनात कर दिए, और इस मूर्ख को, उन्होंने रॉन की तरफ इशारा किया। मेलफॉय बहुत जोर से हंस पड़ा। मुझे ये बताने भेजा कि पीव्स रूपांतरण विभाग में हंगामा मचा रहा है, जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि उस वक्त वो स्कूल के टेलीस्कोप्स के कांच पर स्याही फैला रहा था। मिस्टर फ्लिच ने मुझे उसी समय ये जानकारी दी थी। मैं समझ गई कि तुम किसी से बातें करना चाहते थे, अल्बस डंबलडोर से या फिर अर्धमानव हैग्रिड से या फिर मिनर्वा मैकगोनागल से। हालांकि मैंने सुना है कि वे अब भी इतनी बीमार है कि किसी से बात नहीं कर सकती। मेलफॉय और प्रशासकीय दस्ते के कुछ अन्य सदस्य इस पर और हंसे। हैरी के मन में इतना गुस्सा और नफरत भरी कि वो कांपने लगा। उसने गुर्राते हुए कहा, मैं किससे बात कर रहा था? इससे आपको क्या लेना देना? अमरीश का ढीला चेहरा थोड़ा सख्त दिखने लगा। बहुत अच्छा, उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक और नकली मीठी आवाज में कहा। बहुत अच्छा मिस्टर पॉटर, मैंने तुम्हें खुलकर सारी बात बताने का मौका दिया था। तुमने बताने से इनकार कर दिया। अब मेरे पास तुम्हें मजबूर करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ट्रेको, प्रोफेसर स्नेप को बुलाकर लाओ। मेलफॉय ने हैरी की छड़ी अपने दोशाले में डाली और मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। लेकिन हैरी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। उसे अभी अभी एक बात का एहसास हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना मूर्ख था जो ये बात भूल गया था। उसने सोचा था कि मायापंछी के समूह के सभी सदस्य, वे सभी जो सीरियस को बचाने में उसकी मदद कर सकते थे, चले गए थे। लेकिन वो गलत था। हॉगवर्ट्स में अब भी मायापंछी के समूह का एक सदस्य मौजूद था, स्नैप। ऑफिस में खामोशी थी।
सिर्फ रॉन और बाकी बंदूकों को काबू में रखने के लिए नागशक्ति के विद्यार्थी थोड़ा बहुत धक्का मुक्की कर रहे थे। वॉरिंगटन के प्रहार के कारण रॉन के होंठ से अम्बरिज के गलीचे पर खून टपक रहा था। जिनी अब भी सिक्स्थ ईयर की उस लड़की के पैर पर कूदने की कोशिश कर रही थी जिसने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ रखे थे। ट्रैप से आजाद होने के लिए छटपटाते नेविल का चेहरा लगातार ज्यादा बैंगनी होता जा रहा था। हरमाइनी मिलिसेंट बुलस्ट्रोड की पकड़ से छूटने की असफल कोशिश कर रही थी। बहरहाल लूना अपने को कैद करने वाले की बगल में चुपचाप खड़ी थी और खिड़की से बाहर निहार रही थी, मानो इन बातों से थोड़ी ऊब रही हो। हैरी ने अम्बरिज की तरफ देखा, जो उसे गौर से देख रही थी। उसने अपने चेहरे को भावहीन रखने की कोशिश की। तभी बाहर के गलियारे में उसे कदमों की आहट सुनाई दी और ड्रेको मैलफॉय ऑफिस में दाखिल हुआ। उसके पीछे स्नैप थे। स्नैप ने चारों तरफ संघर्ष करते विद्यार्थियों को उदासीनता से देखते हुए पूछा, आपने मुझे बुलाया हेडमिस्ट्रेस? ओह प्रोफेसर स्नैप, अम्बरिज ने अपनी चौड़ी मुस्कान के साथ खड़े होते हुए कहा, हाँ, मुझे सत्य द्रव की एक और शीशी चाहिए तत्काल। स्नैप काले बालों के चिपचिपे पर्दे से अम्बरिज को देखते हुए शांति से बोले, पिछली बार पॉटर से पूछताछ के लिए आपने मेरी आखिरी शीशी ले ली थी। निश्चित रूप से आपने पूरी शीशी का इस्तेमाल तो नहीं किया होगा। मैंने आपसे कहा था कि 3 बूंदें काफी होंगी। अम्बरिज का चेहरा लाल हो गया। आप थोड़ा और सत्य द्रव बना सकते हैं, है ना? उन्होंने कहा, और उनकी आवाज में लड़कियों जैसा अंदाज था, जो इस बात की निशानी थी कि वे आग बबूला थी। क्यों नहीं? स्नैप ने कहा, और उनका होंठ सिकुड़ गया। इसे पकने में चंद्रमा का एक चक्र लगता है, इसलिए इसे तैयार करने में लगभग 1 महीना लग जाएगा। 1 महीना? अम्बरिज बोली और मेंढकी की तरह फूलने लगी। 1 महीना? लेकिन मुझे तो अभी चाहिए स्नैप। अभी अभी मुझे पता चला है कि पॉटर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से बात करने के लिए मेरी अंगीठी का इस्तेमाल कर रहा था। सचमुच? स्नैप ने दिलचस्पी का पहले हल्का सा चिन्ह दिखाते हुए कहा और हैरी की तरफ मुड़कर देखा। अच्छा, वैसे इससे मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। पॉटर ने कभी भी स्कूल के नियमों का पालन करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। उनकी ठंडी काली आंखें पैनी दृष्टि से हैरी की आंखों से देख रही थीं। हैरी उनकी तरफ बिना पलक झपकाए देखता रहा। उसने सपने में जो देखा था उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। वो चाहता था कि स्नैप उसके दिमाग की बात पढ़ ले, समझ ले। मैं उससे पूछताछ करना चाहती हूँ, अम्बरिज ने गुस्से से दोहराया, और स्नैप हैरी से अपनी निगाह हटाकर अम्बरिज के आवेश से कांपते चेहरे को देखने लगे। मैं चाहती हूं कि आप मुझे कोई ऐसा काढ़ा दें जिससे मैं उससे जबरदस्ती सच्चाई उगलवा लूं। स्नैप ने रेशमी अंदाज में कहा, "हम्म, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अब मेरे पास सत्य द्रव नहीं बचा है, जब तक कि आप पॉटर को जहर ना देना चाहें। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा करती हैं तो मुझे आपसे बहुत ज्यादा सहानुभूति होगी। तब तक मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। दिक्कत यह है कि ज्यादातर जहर इतनी तेजी से असर करते हैं कि वे अपने शिकार को सच बताने का समय भी नहीं देते। स्नैप ने हैरी की तरफ देखा, जो उन्हें लगातार देखे जा रहा था। वो शब्दों के बिना अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए बेहद व्यग्र था। उसने हताशा से सोचा, वोल्डेमॉर्ट सीरियस को रहस्य विभाग में ले गया है। वोल्डेमॉर्ट सीरियस को ले गया है। तुम प्रोबेशन पर हो, प्रोफेसर अम्बरिज चिल्लाई, और स्नैप ने अपनी भौहें उठाकर उनकी तरफ देखा। तुम जानबूझकर मदद करने से इनकार कर रहे हो। मुझे इससे बेहतर उम्मीद थी। लूसियस मेलफॉय हमेशा तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। स्नेप ने व्यंग्यात्मक तरीके से सिर झुकाया और चलने के लिए मुड़े। हैरी जानता था कि वो मायापंची के समूह के किसी सदस्य को बताने का आखिरी मौका था।
और वो मौका दरवाजे से बाहर निकल रहा था। वो चिल्लाया, वो पेटफुट को ले गया है। वो पेटफुट को उस जगह ले गया है जहां वो चीज छिपी है। स्नैप ने अम्बरिज के दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ते हाथ को रोक लिया। पेटफुट, प्रोफेसर अम्बरिज चिल्लाई और उत्सुकता से कभी हैरी को तो कभी स्नैप को देखने लगी। पेटफुट कौन है? कौन सी चीज कहां छिपी है? स्नैप, उसकी बात का क्या मतलब है? स्नैप ने पलटकर हैरी को देखा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हैरी ये नहीं समझ पाया कि वे बात को समझ पाए हैं या नहीं, लेकिन वो अम्बरिज के सामने इससे ज्यादा स्पष्टता से बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, स्नैप ने भावहीन तरीके से कहा। पॉटर, अगर मुझे बकवास सुननी होगी तो मैं तुम्हें बकवास काढ़ा पिला दूंगा। और क्रैब, अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दो। अगर दम घुटने के कारण लॉन्ग बॉटम मर गया तो बहुत सी फालतू कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, और अगर तुम कहीं नौकरी के लिए आवेदन दोगे तो मुझे इस बात का जिक्र करना होगा। उन्होंने बाहर निकलने के बाद झटके से दरवाजा बंद कर दिया। अब हैरी पहले से भी ज्यादा बुरी हालत में था। स्नैप आखिरी उम्मीद थे। उसने अम्बरिज की तरफ देखा। वे भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी। उनकी छाती गुस्से और कुंठा की वजह से फूल रही थी। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा और अपनी छड़ी बाहर निकाल दी। बहुत बढ़िया। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। यह स्कूल के अनुशासन से ज्यादा बड़ा मामला है। यह मंत्रालय की सुरक्षा का मामला है। हाँ, ऐसा लग रहा था कि वे कोई बड़ा निर्णय ले रही थी। वे अपने वजन को एक पैर से दूसरे पैर पर डाल रही थी। हैरी को घूरते समय अपनी खाली हथेली पर छड़ी ठोक रही थी और तेज तेज सांस ले रही थी। उन्हें देखते समय हैरी छड़ी के बिना बहुत शक्तिहीन महसूस करने लगा। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो पॉटर। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, अम्बरिज ने कहा, जो अब भी उसी जगह पैर ऊपर नीचे करती रही। लेकिन मुझे यकीन है, कई बार परिस्थितियां इसके प्रयोग को उचित सिद्ध करती हैं। मुझे यकीन है मंत्री जी समझ जाएंगे कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेलफॉय अपने चेहरे पर भूखे भाव लेकर उन्हें देख रहा था। अम्बरिश ने धीरे से कहा, पीढ़ीकृत शाप से शायद तुम्हारी जुबान थोड़ी ढीली हो जाए। नहीं, हरमाइनी चीखी, प्रोफेसर अम्बरिश ये गैर कानूनी है। लेकिन अम्बरिश ने हरमाइनी की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। उनके चेहरे पर एक बुरा सा उत्सुक रोमांचित भाव था, जिसे हैरी ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई। हरमाइनी ने चिल्लाकर कहा, प्रोफेसर अम्बरिज, मंत्री जी ये नहीं चाहेंगे कि आप कानून तोड़ें। कॉर्नेलियस को जो बात पता नहीं चलेगी उससे उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, अम्बरिज ने कहा, जो अब थोड़ी हाँफ रही थी और हैरी के शरीर के अलग अलग अंगों की तरफ अपनी छड़ी करके ये फैसला करने की कोशिश कर रही थी कि इस मंत्र से सबसे ज्यादा कष्ट कहां पहुंचेगा। उन्हें इस बात का पता नहीं चला कि पिछली गर्मियों में मैंने पॉटर पर दम पिशाचों से हमला करवाया था, लेकिन पॉटर को बाहर निकालने का मौका पाकर वे खुश हुए थे। तो वो काम आपने किया था, हैरी ने कहा। आपने मेरे पीछे दम पिशाच भेजे थे। किसी ना किसी को तो करना ही था, अम्बरिज ने कहा, जब उनकी छड़ी हैरी के माथे की तरफ इशारा करके ठहर गई। वे सभी लोग तुम्हें किसी ना किसी तरह खामोश करने के बारे में, तुम्हें विश्वसनीय बनाने के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन मैं ही अकेली थी जिसने इसके बारे में सचमुच कुछ किया। लेकिन तुम उससे बच निकले, है ना पॉटर? लेकिन आज नहीं, अब नहीं। और वे गहरी सांस खींचकर चिल्लाई, पी नहीं। हरमाइनी मिलिसेंट बुलस्ट्रोड के पीछे से जोर से चिल्लाई, नहीं हैरी, हमें उन्हें बताना होगा। कभी नहीं, हैरी चिल्लाया, और उसने हरमाइनी के उतने हिस्से को देखा जितने हिस्से को देख सकता था। हैरी, हमें ऐसा करना ही होगा। वे तुम्हें वैसे भी मजबूर कर देंगी। इससे क्या इससे क्या फायदा होना है? हरमाइनी मिलिसेंट बुलस्ट्रोड के दुशाले के पिछले हिस्से में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। मिलिसेंट ने अब उसे दीवार से टिकाना छोड़ दिया और उसे हिकारत से देखते हुए उससे दूर हट गई। वाह वाह,
अम्बरीश ने विजयी दिखते हुए कहा। हमेशा सवाल पूछने वाली लड़की आज जवाब दे रही है। चलो लड़की बताओ। अ, अ, हरमाइनी, नहीं। रॉन अपने मुंह में ठुसे कपड़े के बीच से बोल पड़ा। जिनी हरमाइनी को ऐसे घूर रही थी जैसे उसने उसे पहले कभी नहीं देखा हो। नेविल का दम घुटा जा रहा था, लेकिन वो भी उसी की तरफ देख रहा था। बहरहाल हैरी ने देखा कि बुरी तरह सुबकने के बावजूद हरमाइनी की आंखों में आंसुओं का नामो निशान तक नहीं था। तुम लोग मुझे माफ करना, हरमाइनी ने कहा, लेकिन अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सही कहा लड़की, सही कहा। अम्बरीज ने हरमाइनी का कंधा पकड़कर उसे अपनी खाली की हुई कुर्सी पर बैठा दिया और झुककर उससे पूछने लगी। तो फिर बताओ, पॉटर अभी अभी किससे बातें कर रहा था? देखिए, हरमाइनी ने अपने हाथों में सुबकते हुए कहा, देखिए वो प्रोफेसर डंबलडोर से बात करने की कोशिश कर रहा था। रॉन स्तब्ध रह गया और उसकी आंखें बाहर को निकल पड़ी। जिनी ने नागशक्ति की लड़की के पंजों पर पैर पटकने की कोशिश छोड़ दी। यहां तक कि लूना भी थोड़ी हैरान दिखने लगी। सौभाग्य से अम्बरिज और उनके चेलों का ध्यान पूरी तरह से हरमाइनी की तरफ केंद्रित था, इसलिए वे संदेह के इन लक्षणों को नहीं देख पाए। डंबलडोर? अम्बरिज ने उत्सुकता से पूछा। तो फिर तुम लोग जानते हो कि डंबलडोर कहाँ है? नहीं, हरमाइनी ने सुबकते हुए कहा। हमने छूमंतर गली की रिश्ती कढ़ाई में कोशिश की, और थ्री ब्रूमस्टिक्स तथा हॉग्स हेड में भी। मूर्ख लड़की, जब पूरा मंत्रालय डंबलडोर की खोज में जुटा है तो वे किसी शराब खाने में कैसे बैठ सकते हैं? अमृत चिल्लाई, और उनके चेहरे की हर ढीली लकीर में निराशा स्पष्ट दिख रही थी। लेकिन लेकिन हमें उन्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी थी, हरमाइनी चिल्लाई, और उसने चेहरे पर हाथ रख लिया। हैरी जानता था कि वो ऐसा दुख के कारण नहीं कर रही थी, बल्कि आंसुओं की कमी को छिपाने के लिए कर रही थी। हाँ, अम्बरीश ने दोबारा रोमांचित होते हुए पूछा, तुम लोग उन्हें क्या बताना चाहते थे? हरमाइनी बोली, हम हम उन्हें बताना चाहते थे कि ये ये तैयार हो गया है। क्या तैयार हो गया है? अम्बरीश ने पूछा, और उन्होंने दोबारा हरमाइनी के कंधे को पकड़कर उसे झकझोर दिया। लड़की, क्या तैयार हो गया? हथियार, हरमाइनी बोली। हथियार? अम्बरीश बोली, और उनकी आंखें रोमांच से बाहर निकल पड़ी। तुम लोग किसी तरह का हथियार बना रहे थे? ऐसा हथियार जिसका उपयोग मंत्रालय के खिलाफ कर सको? जाहिर है प्रोफेसर डंबलडोर के आदेश पर। हाँ, हाँ, हरमाइनी ने आह भरते हुए कहा, लेकिन इसके पूरा होने से पहले ही उन्हें जाना पड़ा, और अब अब हमने इसे पूरा बना लिया है। हम उन्हें ये बात बताना चाहते थे, लेकिन वे हमें नहीं मिल पाए। ये कैसा हथियार है? अम्बरीज ने रूखेपन से पूछा। उनके हाथों से अब भी हरमाइनी के कंधे कसकर पकड़े हुए थे। हम दरअसल नहीं जानते हैं कि कैसा है, हरमाइनी ने जोर से सुबकते हुए कहा। हमने तो वही किया जो प्रोफेसर डंबलडोर ने हमसे करने को कहा था। अम्बरीज बहुत खुश होकर सीधी खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, मुझे हथियार तक ले चलो। मैं मैं इन लोगों को नहीं दिखाऊंगी। हरमाइनी ने तीखी आवाज में अपनी उंगलियों से नाग शक्ति के विद्यार्थियों को देखते हुए कहा। प्रोफेसर अम्बरीज रूखेपन से बोली, तुम शर्त रखने की स्थिति में नहीं हो लड़की। ठीक है, हरमाइनी एक बार फिर अपने हाथों से सुबकते हुए बोली। ठीक है, तो फिर उन्हें भी देख लेने दे। मुझे उम्मीद है कि वे इसका इस्तेमाल आप पर करेंगे। दरअसल मैं देखना चाहती हूँ कि आप बहुत से लोगों को वहां पर ले चलें, ताकि आपको उसका परिणाम भुगतना पड़े। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब पूरा स्कूल जान जाएगा कि हथियार कहाँ है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फिर अगर कोई आपसे नाराज होगा तो वो आपको ठिकाने लगा सकता है। इन शब्दों का अमृत पर बहुत ज्यादा असर हुआ। उन्होंने जल्दी से संदेह के भाव से अपने प्रशासकीय दस्ते की तरफ देखा। उनकी बाहर निकलती आंखें एक पल के लिए मैल्फॉय पर पड़ी। उसके चेहरे पर उत्सुकता और लोभ के भाव आ गए थे।
और वो समय रहते उन्हें छिपा नहीं पाया था। अम्बरिज ने हरमाइनी को पल भर घूरा, फिर उन्होंने कोमल आवाज में कहा, ठीक है बेटा, तो फिर सिर्फ तुम और मैं ही चलते हैं, और हम पॉटर को भी ले चलते हैं, ठीक है? चलो अब उठो, मैलफॉय उत्सुकता से बोला। प्रोफेसर प्रोफेसर अम्बरिज, मुझे लगता है कि आपकी हिफाजत के लिए दस्ते के कुछ सदस्यों को भी ले जाना चाहिए। मैं मंत्रालय की अधिकारी हूं मैलफॉय। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना छड़ी वाले दो किशोरों को अकेले नहीं संभाल सकती? अम्बरिज ने तीखी आवाज में कहा। वैसे भी मुझे लगता है कि स्कूल के बच्चों को यह हथियार नहीं देना चाहिए। तुम लोग मेरे लौटने तक यही रुकना, और ध्यान रखना कि इनमें से कोई भी, उन्होंने रॉन, जिनी, नेविल और लूना की तरफ इशारा किया, भाग ना पाए। मेलफॉय ने थोड़ा चिढ़कर निराशा से कहा, ठीक है, और तुम दोनों मेरे आगे चलकर मुझे रास्ता दिखाओ। अम्बरिज ने अपनी छड़ी हिलाकर हैरी और हरमाइनी को इशारा किया, चलो।